कैसे सारी एफर्ट्स, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के बाद भी पुरानी रियलिटी हमारी मेंटल हार्ड वायरिंग का एक हिस्सा बनी रहती है। हम अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उस आइडेंटिटी ट्रैप के बारे में बात नहीं करते जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। असली स्ट्रगल यह नहीं है कि हमें हमारा पास्ट याद है। असली स्ट्रगल वह फिक्स्ड इमेज है जो दुनिया, खास करके हमारे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों ने अपने मन में हमारे लिए बना रखी है। उनके लिए आज भी हम वही पुराने इंसान हैं जो वो सालों से जानते आ रहे हैं। इसी को डॉन वॉन फ्रोजन रियलिटी कहते थे, जहां सोसाइटी हमें वो फ्रीडम ही नहीं देती है कि हम खुद को बदल सकें। इसमें एक बहुत ही गहरी बात छुपी है। जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं तो लोग हमारी ग्रोथ से नहीं बल्कि उस डिस्कम्फर्ट से डरते हैं जो हमारे बदलने से उनके जीवन में आएगा। उनके लिए हम एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी कहानी उन्हें पहले से पता है। हमारे सेल्फ पर हमारी ही पुरानी पहचान के कुछ ऐसे लेबल लगे हुए हैं जो एक मेंटल प्रिजन की तरह काम करते हैं। इन लेबल्स का सोशल प्रेशर अक्सर चेंज को आने से रोक देता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये लेबल्स कैसे हमें बांधते हैं। जैसे द रिस्पॉन्सिबल लेबल। यह सुनने में एक कॉम्प्लीमेंट लगता है, लेकिन हकीकत में यह एक आइडेंटिटी लूप है। जब इमेज सबका ख्याल रखने वाली बन जाती है तो नो कहने की क्षमता खत्म होने लगती है। अपनी इस गुड इमेज को बचाए रखने की मजबूरी में ऑथेंटिसिटी कहीं पीछे छूट जाती है। दूसरा है द शाय लेबल। यहाँ एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। जब भी आत्मविश्वास के साथ कुछ नया करने की कोशिश होती है तो दुनिया उसे एक एक्टिंग या संदेह की तरह देखती है। दुनिया का यह शक ही हमें डरा देता है और हम वापस उसी पुराने कंफर्ट जोन में छिप जाते हैं जहां से हमने निकलना शुरू किया था। यह बाहरी नजरिया अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। और तीसरा है द केयरलेस लेबल। यह लेबल एक टैग बन जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही समझदारी वाली बात भी कही जाए तो दुनिया उसमें वही पुरानी जिद या केयरलेसनेस ढूंढती है। बदलाव को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि दुनिया अभी भी पुराने लेबल के प्रभाव में है। जब हम अपने वाइब्रेशन को बदलने की कोशिश करते हैं तो वही लोग हमें वापस खींच लेते हैं, क्योंकि लोग हमारे पुराने वर्जन के साथ कंडीशन्ड हैं। उनके लिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट है। इसी का नाम सोशल एंकरिंग है और इस तरह हम खुद को एक एंडलेस लूप में ट्रैप पाते हैं। इसी आइडेंटिटी ट्रैप का एक गहरा सलूशन हमें मिलता है कार्लोस कास्टनेडा की बुक जर्नी टू एस्टलान में। कार्लोस एक स्टूडेंट थे। मैक्सिको में उनका इंटरेक्शन डॉन वान से हुआ। कार्लोस को लगा कि डॉन वान एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो एक याकी शामन के सामने खड़े हैं। जब कार्लोस ने अपने पास्ट के बारे में बातें शुरू की तो डॉन वॉन ने उन्हें रोकते हुए एक ऐसी बात कही जो शायद इस पूरे सब्जेक्ट की सबसे गहरी लाइन है। उन्होंने कहा कि whenever you provide a personal history, you become more and more defined. You are pinned down by the expectation of those who know you. यानी जैसे ही हम किसी को बताते हैं कि हम कौन हैं, हम अनजाने में उन्हें अपने ऊपर एक अथॉरिटी दे देते हैं। अब वो हम पर नज़र रखेंगे कि हम उसी इमेज के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ से ही असली फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, जो कि खुद को बदलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब कार्लोस ने पूछा कि इस आइडेंटिटी ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो डॉन वॉन ने उन्हें एक बहुत ही पावरफुल सलाह दी। उन्होंने कहा कि बी लाइक अ फॉग, मतलब एक कोहरे की तरह बने रहो।
कोहरे का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। अपनी पर्सनल हिस्ट्री मिटाने का मतलब यह नहीं है कि कोई अपना नाम बदल ले। इसका असली मतलब है अपनी प्रिडिक्टेबिलिटी को ख़त्म करना, यानी दुनिया को यह मौका ही नहीं देना कि वो अंदाज़ा लगा सके कि हम अगले पल क्या करने वाले हैं। इसके लिए डॉन वान ने कुछ रूल्स बताए हैं। पहला रूल, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी तब लीक होती है जब हम लोगों को अपनी हर बात जस्टिफाई करते हैं। सफाई देना बंद करने का मतलब है दूसरों की उस अथॉरिटी को ख़त्म कर देना जो हमने अनजाने में उन्हें दे रखी थी। जब हम अपनी प्लानिंग या पसंद नहीं बताते हैं तो लोगों के पास हमें जज करने के लिए कोई आधार नहीं बचता है। हम उनके लिए अननोन बन जाते हैं और यहीं से हमारी असली पावर शुरू होती है। दूसरा रूल है, डोंट बी अवेलेबल। अक्सर हम अपनी नाइस इमेज बचाने के प्रेशर में हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी एक्सेसिबिलिटी कम कर देते हैं तो इसे डॉन वान द पावर ऑफ नॉट नोइंग कहते हैं। जब हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो हम दूसरों के लिए एक मिरर का काम करते हैं। उन्हें वो दिखता है जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम गायब होते हैं तो उन्हें अपनी रियलिटी का सामना खुद करना पड़ता है, और यही वो डिस्कम्फर्ट है जिससे वो भागते हैं। जब लोग यह नहीं जानते हैं कि हम ठीक ठीक से कहाँ हैं तो उनके पास हमें कंट्रोल करने के लिए कोई डेटा नहीं रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन का दबाव हम पर से अपने आप हट जाता है। हमारी एनर्जी जो अब तक दूसरों को खुश करने में लीक हो रही थी, वापस हमारे पास लौटने लगती है। अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सेल्फिश होना है? खुद को एक कोहरे की तरह अनजाना बना लेना स्वार्थ है? इसका जवाब हमें मिलता है डॉन वान के तीसरे रूल में, ब्रेक द स्लेव टू एक्सपेक्टेशन। डॉन वान के अनुसार एक वॉरियर अपनी गुड इमेज बचाने के लिए कभी भी हाँ नहीं कहता। उनका तर्क था कि जब हम सिर्फ इसलिए हाँ कहते हैं ताकि लोग हमें महान कहें, तो हम सच में दूसरों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस को पाल रहे हैं। एक वॉरियर समाज में रहते हुए भी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से चलना छोड़ देता है। जब हम इस दबाव से फ्री होते हैं, तब हमारी मदद और हमारा व्यक्तित्व दोनों कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक और सेल्फलेस हो जाते हैं। डॉन वान की इस फिलॉसफी के पीछे एक बिटर ट्रुथ है। अक्सर लोग अपनी पर्सनल हिस्ट्री को इसीलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन डॉन वान का कहना था, डेथ इज द ओनली वाइज एडवाइजर दैट वी हैव। मृत्यु हमेशा हमारे बाएं कंधे के पीछे खड़ी है। जिस पल हम यह मान लेते हैं कि समय सीमित है, उसी पल दूसरों की उम्मीदें, समाज के दिए हुए लेबल्स और सफाई देने की ज़रूरत सब बेमतलब हो जाते हैं। एक वॉरियर के पास अपनी एनर्जी अननेसेसरी की बातों में वेस्ट करने का समय नहीं होता। अपनी हिस्ट्री इरेज करने का मतलब है पास्ट के बोझ को छोड़कर पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में फ्री होकर जीना, क्योंकि अंत में सिर्फ वही इंसान बिना किसी डर के जी सकता है जो अपने पुराने वर्जन से मुक्त हो चुका है।